हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैनल पे आपकी तैयारी होती है यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की, और साथ में यूपीएचएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है उसके एडवर्टीजमेंट 51 की भी तैयारी करा रही हूँ, और उसमें हम जीएस के पोर्शन को कवर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग एजुकेशन विषय से कोई भी परीक्षा हो, पीजीटी की हो, नेट एजुकेशन हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, तो आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, आपकी तैयारी हो जाएगी। और अभी फिलहाल हम यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के तैयारी अपनी कर रहे हैं, तो जिसमें बहुत सारी यूनिट वाइज मैंने आपको चीज़ें करवा दी हैं, पीवाईक्यूज भी करवा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे करेंट अफेयर्स हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आईसीटी से हैं, पीपल एनवायरनमेंट से हैं, या आपके हायर एजुकेशन, तो इस तरह के टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। तो सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं, और आपको साथ में मैं उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं उसके वो भी मैं कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो एक आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, पीडीएफ वगैरह आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये सब करंट से संबंधित सवाल हैं जो अभी आपके रिसेंट में पूछे जा रहे हैं। ये यहाँ इन टॉपिक से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA सभा का 7वां सत्र 3 से 6 नवंबर 2024 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया था। अब देखिए, इस तरह से भी पूछ सकता है, या आपको ऐसे मतलब उसमें 2-3 ऑप्शन ऐसे दे देगा, वो छांटने को दे सकता है कन्फिग्रेशन बनाने के लिए कि ISA क्या है, किन देशों के मध्य समझौता हुआ था और मुख्यालय कहाँ है। ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये तो करंट से संबंधित है कि ISA सभा का जो 7वां सत्र था ये नवंबर 2024 में नई दिल्ली जो भारत मंडपम में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो करंट से संबंधित चीज़ें क्या हैं। भारत को फिर से 2024 से 2026 तक के 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, और इसके जो ये 2 सालों के लिए जो पदाधिकारी चुने जाएंगे इनका चुनाव 3 से 6 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित किया गया। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां वार्षिक सत्र था। ये जो आयोजन हुआ था ये 7वां सत्र था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका जो वो था, किसने किया था उद्घाटन, तो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नवंबर 2024 में ISA सभा के 7वें सत्र का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो नई दिल्ली में हुआ था। और यहाँ पर देख लेते हैं जो ISA से संबंधित आपके शॉर्ट नोट्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो ISA है ये 120 प्लस, अब तो ज़्यादा हो गए, अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का गठबंधन है, जिनमें से अधिकांश धूप वाले देश हैं, कुछ सनशाइन देश हैं। ठीक है, इन्हें सनशाइन देश कहते हैं, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। ये यहाँ से सवाल आपसे पूछा गया है 2023 वगैरह में कि कौन से ऐसे देश हैं जो कर्क और मकर रेखा के बीच में पूछे मतलब आते हैं ISA के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस का संयुक्त प्रयास है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ आपको ध्यान रखनी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने पेरिस 2015 में अपनी बैठक के दौरान इसका प्रस्ताव रखा था। ठीक है, स्थापना को कब हुई थी ISA की? 2017 में हुई थी, और पहला सम्मेलन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या? एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है फॉसिल फ्यूल्स, जो जीवाश्म ईंधन है, इन पर विश्व की निर्भरता को कम किया जाए, मतलब इनका यूज़ डेली लाइफ में कम किया जाए और सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है, और जो फॉसिल फ्यूल्स है, जीवाश्म ईंधन, इसकी खपत को कम किया जाए। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, और एक क्विक रिवीजन के तौर पे मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट आप देखो, अगला जो क्वेश्चन है, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन CSF ने गूगल के सहयोग से किस पहल की शुरुआत की घोषणा की है? तो ये था आपका AI समर्थ। AI समर्थ क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ये क्या है? एक गैर लाभकारी शैक्षणिक संस्था है, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन। इसने गूगल के सहयोग से AI समर्थ पहल की शुरुआत की घोषणा की। तो किसके, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल आपके बनते हैं, तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि किन के लिए ये लाभदायक है। तो छात्रों के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, ये अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस
जो प्रभाग है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने नागरिकों को सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए किस ऐप को डिजी लॉकर के साथ यूनिफाइड करने की घोषणा की है? उमंग ऐप है, माई गवर्नमेंट ऐप है, स्वास्थ्य एम ऐप है या किसान ऐप? ठीक है, अब देखिए नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD है ना, इसने सरकारी सेवाओं को एक मतलब जैसे कि सब तक पहुंच आसान हो जाए, विस्तृत श्रृंखला तक बहुत सारे लोगों तक मास के मतलब जो काफ़ी ज़्यादा समूह में लोगों को पहुंचाने तक के लिए इस सुविधा को किस ऐप के साथ, डिजी लॉकर के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर देखिए इसने जो है उमंग ऐप को यहाँ पर डिजी लॉकर के साथ यूनिफाइड करने की घोषणा की है। देखिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग जो NEGD है, उमंग ऐप को भारत के डिजिटल वॉलेट डिजी लॉकर के साथ, ये डिजी लॉकर क्या है? आपका एक डिजिटल वॉलेट है जिसमें आपके जो ई फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में मतलब यहाँ पे डिजी लॉकर में क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ई सर्टिफिकेट के रूप में आप यहाँ पर डिजी लॉकर का यूज़ करते हो और डिजिटल वॉलेट जिसको कह सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ उमंग ऐप को भारत के डिजिटल वॉलेट डिजी लॉकर के साथ यूनिफाइड करने की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य जो भी सरकारी सेवाएं हैं इनकी विस्तृत श्रृंखला का लाभ, मतलब जो मैक्सिमम जो स्कीम्स हैं उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके और सभी नागरिकों तक पहुंचाया जा सके इजी वे में। ठीक है, इसके लिए उमंग ऐप को यहाँ पर यूज़ किया गया है। उमंग ऐप के बारे में बाकी जो ये 4 ऑप्शन है इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। उमंग ऐप क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ये लॉन्च किया गया था 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इसका पर्पस क्या है? यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विस, जो बहुत सारी सरकारी स्कीम्स होती हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनके लिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जो कि सब के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कवर करता है कौन कौन सी सर्विसेज लाइक EPFO, पैन, आधार, डिजिटल लॉकर, गैस बुकिंग, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड अक्रॉस वेब, मोबाइल एंड SMS। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल लैंग्वेज में। MyGov ऐप क्या है? ये लॉन्च किया गया 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और ये सारी चीज़ें डिजिटल इनिशिएटिव में आपको पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी अलग नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे डिजिटल इनिशिएटिव में पूछी जाती हैं, चाहे हायर एजुकेशन में पूछी जाए, चाहे ICT से रिलेट करके पूछी जाए, ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पर्पज़ क्या है? MyGov ऐप, इसका पर्पज़ है सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। ठीक है, तो इस तरह से जो भी गवर्नेंस के यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये जो नागरिक हैं यहाँ पर अपना इंगेजमेंट दिखा सकते हैं, वो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट, जो भी गवर्नमेंट्स की इनिशिएटिव हैं, नई पहल होती हैं, क्या उपलब्धियाँ हैं, वो नागरिकों तक आसानी से पहुँच जाएँ क्योंकि वो वहाँ जुड़े रहते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया MyGov ऐप। किसान ऐप, किसान सुविधा, ये भी 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लॉन्च हुई थी और इसका पर्पज़ है टू एम्पावर फार्मर्स विथ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, जो जितने भी किसान हैं उनको बहुत सारी सूचनाएं देना और सर्विसेज के बारे में बताना, जैसे कि वेदर अपडेट्स, मार्केट प्राइसेस और क्रॉप एडवाइजरी, जो भी फसल के संबंधित जो भी एडवाइजरी जारी की जाती है वो सारी चीज़ें किसान ऐप में है। स्वास्थ्य एम ऐप, ये क्या है? ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो पर्पज़ है टू प्रोवाइड हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज। ठीक है, और जैसे कि वैक्सीनेशन शेड्यूल्स, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन के आते हैं, शेड्यूल्स आते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड्स और नियर बाई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मतलब जो भी आपके आसपास जो भी हेल्थ केयर से संबंधित फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पर सूचनाएं दी जाती हैं। स्वास्थ्य एम ऐप, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए, इसीलिए ये चीज़ें बताई गई हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट आप देखो, जो अगला क्वेश्चन है ये नवंबर 2024 की घटना है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के केंद्रीय क्षेत्र को किस एक नई योजना को मंजूरी दी है। अब देखिए, ये जो है आपके जो भी ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि हायर एजुकेशन में मतलब यहाँ शिक्षा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए
वित्तीय मतलब फाइनेंशियल कौन सी उनको हेल्प की जाए, और इसके लिए केंद्रीय क्षेत्र की कौन सी ऐसी योजना है जिसको अभी मंजूरी दी है, तो ये पीएम विद्यालक्ष्मी योजना है। ठीक है, तो कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। और इस योजना का जो खास बात है वो ये है कि कोई भी छात्र जो सरकारी और निजी दोनों तरह के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों जो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इनमें से किसी में भी प्रवेश प्राप्त करता है, मतलब यहाँ पर देखिए इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो वो अगर ये जो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इसमें 860 ऐसे जो शीर्ष इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में है कि यहाँ से वो अगर इसमें प्रवेश लेना चाहता है तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना किसी जमानत या गारंटर के ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। उसको यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप दी जाती है और वो पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर कर सके। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मतलब इसमें 22 लाख छात्र ऐसे प्रभावित मतलब शामिल होंगे। अब इसका भी कुछ क्राइटेरिया है कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। तो ये योजना जो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा, NIRF के बारे में आपको पढ़ाया है मैंने कई बार, करंट अफेयर्स में आपको बताया है, तो ये जो है ये सूची भी आपसे पूछी जाती है। इसके रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष जो QHEI हैं इन पर लागू होगा। ठीक है, क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उन पर लागू होगा, जिसमें सभी उच्च शिक्षा संस्थान सरकारी और निजी दोनों शामिल हैं, जो गवर्नमेंट हैं प्राइवेट हैं सभी इसमें ओवरऑल है ना, और श्रेणी विशिष्ट स्पेसिफिक और डोमेन स्पेशल सूचियों में NIRF रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान पर हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो NIRF रैंकिंग में शीर्ष टॉप 100 में जो शामिल हैं उनको यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। और राज्य सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थान जो रैंकिंग में 101 और 200 के बीच हैं, और सभी केंद्र सरकार द्वारा शासित संस्थान। तो इस तरह से ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि NIRF में आपको टॉप 100 में यहाँ पर लिया जाएगा, और जो राज्य सरकार द्वारा वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि रैंकिंग में 101 से 200, और सभी केंद्र सरकार द्वारा शासित संस्थान। तो ये इसका कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है, इनके द्वारा इन जो इंस्टीट्यूट्स को है यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। तो ये कुछ आपके करंट अफेयर से संबंधित नोट्स थे जो कि मैंने आपको साथ साथ ही बाकी चीज़ें भी बता दी, उससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए यहाँ पर जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वो ये यहाँ पर मैं इस जो है PDF को वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहें इसी तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।